हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में, जो कि अभी हम कर रहे हैं PYQ 2013 से 2023 क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज़। ठीक है, तो मेरा नाम है रविशंकर। आप सभी बच्चों का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कैम क्रश पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो वीडियोज़ आई है उसमें क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने डिस्कस कर दिया है। लगभग 100 क्वेश्चन है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के बारे में है, वो चीज़ है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव के बारे में पूछा जा रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपको कायरल सेंटर दिख जाए तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और अगर कायरल सेंटर ना दिखे तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो सवाल ये है कि कायरल सेंटर क्या होता है। कायरल सेंटर वो कार्बन होता है जिस पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हो। तो आप ये देखिए, जैसे कि ये कार्बन है, यहाँ पे इधर ये CH3 3 कार्बन की चेन है, इस तरफ OH है और इस पर बाकी 2 हाइड्रोजन होंगे। तो ये एक कायरल सेंटर नहीं हुआ, बिकॉज इस पर ये वाले जो 2 ग्रुप है वो सेम है। ऑन दी अदर हैंड ये वाला देखो, इस पर एक H है, तो ये H, इधर ये कार्बन और इधर 2 कार्बन और ये चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए। इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड कार्बन है ये कायरल कार्बन है। और अगर कंपाउंड के अंदर में कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यही आपसे पूछा गया, इसका रीज़न पूछा था, ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, इसका रीज़न। ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये इनएक्टिव। तो रीज़न यही है कि इसके अंदर में कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर होने से क्या होगा, ये प्लेन पोलराइज लाइट को या तो डेक्स्ट्रो या फिर लीवो रोटेटरी या फिर लीवो डायरेक्शन में रोटेट करेगा। सिंपली ये है कि ये लाइट से लाइट से इंटरेक्ट करके उसको या तो पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली डेविएट करेगा। तो 61 का फर्स्ट पार्ट ये था। 61 का सेकंड पार्ट कह रहे हैं कि जो हेलोजन ग्रुप होते हैं ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते फिर भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्यों? तो इसका रीज़न सुनो बच्चों। ऑल्दो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है, मान लिया, ये इंडक्टिव इफेक्ट, इसका -I इफेक्ट लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये रेजोनेंस इफेक्ट से रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है। और आपको मालूम होना चाहिए जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो इंडक्टिव से डोमिनेटिंग इफेक्ट है। तो रेजोनेंस के हिसाब से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए ड्यू टू द रेजोनेंस या फिर +R इफेक्ट ऑफ हेलोजन ग्रुप, इट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग। इसकी वजह से जो रिंग जो है ऑप्टिकली इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो जाता है एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहलाता है। सिंपली आप रीज़न दे सकते हैं एक वर्ड में, ड्यू टू +R रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अगर आप सारी वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पता है, काफ़ी चीज़ें रिपीट होती है। अब इसमें ये पूछा गया कि बच्चों SN2 रिएक्शन, ये देखो 1 ब्रोमोब्यूटेन और 2 ब्रोमोब्यूटेन, जो अभी मैंने ऊपर बनाया वही चीज़ है, वो अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है OH, यहाँ पे Br ग्रुप। तो आपसे SN2 का रेट पूछा गया बच्चों। देखो, SN2 के लिए जो ऑर्डर होता है वो 1 डिग्री में सबसे फास्टर, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री, इस तरीके से रेट का ऑर्डर होता है। तो ये 1 डिग्री हुआ और ये 2 डिग्री। जिस बच्चों को अभी तक 1 डिग्री पहचानना नहीं आया उसके लिए मैं बताता हूँ फिर से। देखो, जिस कार्बन के साथ में जो हेलोजन या फिर कोई भी अल्कोहल हेलोजन कोई भी ग्रुप लगा, अगर ये एक कार्बन से और लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे आप 1 डिग्री। अगर 2 कार्बन से लगा हुआ है तो आप बोलोगे इसको 2 डिग्री, और 3 कार्बन से लगा हुआ है तो आप बोलोगे 3 डिग्री। 3 डिग्री से ज़्यादा हो नहीं सकता क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी हो गई है। तो आप देखिए यहाँ पर ये वाला कार्बन जिससे हेलोजन लगा हुआ है एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको 1 डिग्री बोला। और ये वाला कार्बन देखो इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको 2 डिग्री बोला। तो ऑब्वियस सी बात है, रेट SN2 का पूछ रहा है तो ये 1 डिग्री वाला फास्टर रेट शो करेगा। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि SN2 में इन्वर्जन होता है, रेसमाइशन होता है, क्या होता है। देखो, SN2 रिएक्शन आपको थोड़ा सा आइडिया एक बार फिर से मैं दे दूं। जैसे इस तरीके से RX है आपके पास, कोई न्यूक्लियोफाइल जब रिएक्ट करता है ना, ये बैक साइड से अटैक करता है और साइमल्टेनियसली लिविंग ग्रुप निकल भी रहा होता है। ये हमारा लिविंग ग्रुप हो गया, और बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो बैक साइड का अटैक होने की वजह से इसमें इन्वर्जन हुआ। पहली चीज़ तो कन्फिग्रेशन क्या हो गई, इन्वर्ट हो गई। ये स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी क्या होगी, इन्वर्ट हो गई।
और दूसरी चीज़, इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिला है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। अब इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलने की वजह से इसमें रेसेमाइजेशन वगैरह नहीं होता है। रेसेमाइजेशन तभी पॉसिबल है जब उससे दो इनैंशियोमेरिक प्रोडक्ट मिले, जो कि एक डेक्स्ट्रो हो और एक लीवो हो, तभी वहाँ पे रेसेमिक मिक्सचर या फिर रेसेमाइजेशन नाम की कोई चीज़ पॉसिबल है। अदरवाइज कोई रेसेमाइजेशन पॉसिबल नहीं है, सिंपल। ठीक है, तो बच्चों तो ये चीज़ है, इसमें लिविंग ग्रुप निकलेगा न्यूक्लियोफाइल इन्वर्जन। हाँ, SN1 में रेसेमाइजेशन होता है क्योंकि वहाँ पे इन्वर्जन प्रोडक्ट भी बनता है, रिटेंशन प्रोडक्ट भी बनता है, दो प्रोडक्ट बनते हैं, और एनेंशियोमर होने की वजह से वहाँ पे रेसेमिक मिक्सचर बनना पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा जा रहा है विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर वुड, वही है SN2, सेम रिएक्शन है, सेम क्वेश्चन है, यही वाला रिपीट किया गया है, तो इसको फिर से हम नहीं समझाएंगे। अच्छा, उसके बाद 63 का जो बी पार्ट है उसमें पूछ रहा है कि SN1 में रेसेमाइजेशन होता है, तो क्यों होता है। अभी मैंने बताया कि जब कभी कोई एल्काइल हैलाइड किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करता है तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो बैक साइड अटैक होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा, और एक फ्रंट से ही हो जाएगा तो रिटेंशन प्रोडक्ट। एक्चुअली इसमें ना कार्बोकटाइन बनता है, तो कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बनता है। तो कार्बोकटाइन क्योंकि एक प्लेनर ज्योमेट्री होती है, तो प्लेनर ज्योमेट्री के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, राइट। तो इसलिए हमें दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। और अगर ये 50% ये वाला और 50% ये वाला लेके आप इसको मिक्स कर दो तो इसको रेसेमिक मिक्सचर बोल देते, सिंपल। इसको क्या बोलते हैं, रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इसका मतलब ये होता है कि इसका और इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये लीवो होगा, और आपने 50-50% लिया है तो वो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, राइट। तो ये इसमें पूछ रहा है कि भाई SN1 में रेसेमाइजेशन क्यों होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। देखो, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल ऐसे न्यूक्लियोफाइल को कहते हैं जिसके अंदर दो डोनर साइट होते हैं, जैसे CN है, ये N साइड से भी अटैक कर सकता है और C साइड से भी अटैक करता है, बट एट अ टाइम एक ही तरफ से अटैक कर सकता है। मतलब ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास दो डोनर साइट तो होते हैं या फिर दो डोनर एटम होते तो है, बट एक समय पर वो एक ही साइड से अटैक करे, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। मतलब दोज न्यूक्लियोफाइल विच हैज़ टू डोनर साइड बट एट अ टाइम इट कैन अटैक फ्रॉम ओनली वन साइड इज नोन एज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल लो, जैसे बच्चे ये देखो, ये एल्काइल हैलाइड है, और एल्काइल हैलाइड को जब KCN से रिएक्शन करवाएंगे, अब KCN कैसा होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है, और आयनिक कंपाउंड की खास बात ये होती है कि डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होने के बाद C पे नेगेटिव आएगा, और C पे नेगेटिव आएगा तो जो नेगेटिव वाला साइड है वो इस पर अटैक करेगा, मतलब आपके पास मिलेगा RCN। इसका नाम हो जाएगा बच्चों एल्काइल नाइट्राइल। एल्काइल नाइट्राइल ये चीज़। और यही चीज़ अगर इस तरीके से रिएक्शन हो, किस तरीके से, देखो RX जब AgCN से रिएक्शन हो, AgCN से, अब AgCN होता है कोवलेंट, AgCN होता है कोवलेंट, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है इजीली, तो ये N वाली साइड से अटैक करता है, क्योंकि बॉन्ड तो टूटा नहीं यहाँ से। बॉन्ड जब टूटा नहीं तो C से अटैक हो नहीं सकता, तो N से अटैक होके ये बनाएगा RNC। तो ये बना हमारा एल्काइल आइसोनाइट्राइल, एल्काइल आइसोनाइट्राइल, ये चीज़ बनी है हमारे पास, राइट बच्चों। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हुआ एम्बिडेंट। इसके अलावा एम्बिडेंट के एग्जाम्पल है नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। नाइट्रो N साइड से भी जुड़ता है और O साइड से भी जुड़ता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो आयनिक है कि वो कोवेलेंट है, राइट। तो ये हमारा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हुआ ना। क्वेश्चन नंबर ये 64 था। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं कि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये रहा है, और क्वेश्चन की जो PDF है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर पिन कमेंट में आप चेक कर लीजिए, वहाँ से ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर क्वेश्चन, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन आपके पास होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैं सारे क्वेश्चन लिखूँ इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और जो कि अननेसेसरी टाइम कंज्यूमिंग हो, ठीक है। तो आप PDF उसका डाउनलोड कर लीजिए, और सो दैट कि आप क्वेश्चन वहाँ से रेफ़र कर सको। सो क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं बच्चों। ये कन्वर्जन से रिलेटेड चीज़ है। पहला पार्ट है
मिथाइल क्लोराइड, देखो मिथाइल क्लोराइड मतलब CH3Cl, ये मिथाइल क्लोराइड को इसको ट्रीट किया जा रहा है NaI एसीटोन, सोडियम आयोडाइड और एसीटोन। ये देखो हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन का नाम फिंकलस्टीन रिएक्शन होता है। होता है क्या, ये देखो ये जो आयोडाइड है ये एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और ये उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो ये आराम से लीव कर जाता है। तो यहाँ से CH3 और यहाँ पे I बन जाता है और इस तरीके से NaCl साइड में हो जाता है। तो इस रिएक्शन का नाम फिंकलस्टीन रिएक्शन होता है। सो आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड फॉर्म करने के लिए बहुत बेस्ट रिएक्शन है, डायरेक्ट हम नहीं बना पाते। बी पार्ट देखो इसका, कहता है कि एल्काइल हैलाइड आर इमिसिबल विद वाटर ऑल्दो दे आर पोलर। देखो एल्काइल हैलाइड पोलर होते हैं, ये माना एल्काइल हैलाइड पोलर होते हैं, स्लाइटली पोलर होते हैं, बट ये वाटर में इमिसिबल होते हैं। अब एक्चुअली वाटर में इमिसिबल क्यों होते हैं, देखो वाटर मॉलिक्यूल के आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल आर हाइड्रोजन बॉन्डेड विद ईच अदर। देख लो इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से बन रहे होते हैं। तो अब क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो आप यूँ कह सकते हो कि इतनी एनर्जी जो कि इसको तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड है, इतनी एनर्जी इस नए इंट्रैक्शन जो कि एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में डेवलप होगा, उससे इतनी एनर्जी नहीं निकल पाती है, इसीलिए ये इमिसिबल होता है। सिंपल वर्ड में बोले, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल is not supplied when this new interaction between the alkyl halide and water is formed। ठीक है, तो न्यू अट्रैक्शन से इतने ज़्यादा जो एनर्जी रिलीज नहीं होती है जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाली एनर्जी को कंपनसेट कर दे, इसीलिए ये बेशक पोलर है बट ये इमिसिबल होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 60, अच्छा सी पार्ट भी है इसका 65 का। ये देखिए आप क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बॉटल फिल्ड अप टू द ब्रिम। तो इसका रीज़न क्या होता है, जो क्लोरोफॉर्म होता है ये इस तरीके से क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है, ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके बेटा COCl2 एक फॉस्जिन नाम की गैस ये फॉर्म कर लेता है, और फॉस्जिन काफ़ी पॉइजनस गैस है। तो इसको फॉस्जिन गैस के बनने को प्रिवेंट करने के लिए क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर के बॉटल में, वो भी ऊपर तक भर के रखा जाता है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए रिएक्शन, ये क्लोरोफॉर्म है, ये ऑक्सीजन है, और ये COCl2, ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। दिस गैस इज कॉल्ड फॉस्जिन गैस, वेरी पॉइजनस, काफ़ी पॉइजनस होता है। तो इसीलिए इसको डार्क कलर के बॉटल में फिल करके रखा जाता है और टॉप तक, सो दैट कि फॉस्जिन गैस ना बने। तो काफ़ी बेटा इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर, ओके ये क्वेश्चन नंबर 66 का सी पार्ट हो गया था गलती से। अच्छा, सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 65 देखो, इसमें क्या था, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। देखो एन ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन है और उससे एक क्लोरीन लगा हुआ है, 1 2 3 4 क्लोराइड। तो दिस इज एन ब्यूटाइल क्लोराइड। इसको जब एल्कोहलिक क्यूएच से ट्रीट करेंगे तो आपने सुना होगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर होगा क्योंकि ये एक बेस है। इसमें होता क्या है, देखो ये अल्फा और ये बीटा कार्बन, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और यहाँ से Cl बाहर निकलेगा। तो कहने के लिए ये जो है ये चीज़ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। पूरी मैकेनिज्म होती है, ये एलिमिनेशन मैकेनिज्म है, और इधर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो दिस इज़ द आवर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एल्कीन हमारा बन के आएगा, राइट। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन, ठीक है। अगर मान लो कि ये इस तरीके का होता कि यहाँ पर Cl होता तो अल्कोहलिक क्यूएच डालने से प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बनता, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता, ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ पे एक मोर स्टेबल एल्कीन दूसरा वाला भी बनता, बट वो लेस स्टेबल या फिर माइनर कह लो, माइनर प्रोडक्ट होता, और ये जो है ये मेजर प्रोडक्ट है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 65 हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 66 का सी पार्ट ये रहा। तो 66 का ए पार्ट देखते पहले। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको मालूम होना चाहिए R-Mg+Br, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इसको एनहाइड्रस कंडीशन में इसलिए बनाया जाता है
क्योंकि अगर देखो हाइड्रस कंडीशन इसको मिलेगा ना, हाइड्रस कंडीशन मतलब इसको H+ का अगर सोर्स मिल जाए, अब ये सोर्स कहाँ से मिल सकता है, या तो वाटर हो या तो अल्कोहल हो, कोई भी पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट हो, है ना, और स्टीम हो, एयर हो, कहीं से भी, तो ये फटाक से एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको एनहाइड्रस कंडीशन में इसलिए बनाया जाता है टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, बिकॉज हमें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए ना, एल्केन थोड़ी ना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसको एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 का जो बी पार्ट है बेटा, ये अगेन ये इमिसिबल वाली चीज़ पूछ रहा है, तो इमिसिबल वाला ये मैंने अभी यहाँ पर बताया था 65 के बी पार्ट में, तो सेम है, तो इसलिए इसको रिपीट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाते हैं हम लोग। अब इसमें इनैंशियोमर पूछ रहा है और रैसमिक मिक्सचर पूछ रहा है। देखो इनैंशियोमर होता क्या है, इनैंशियोमर आर द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। जैसे ये देखो, अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस तरीके से ABCD, ये कायरल है, तो इसका एक और फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, ये वाला, ठीक है। तो ये मिरर इमेज है, बट इसको उठा के अगर इस पर रखोगे ना, इसको उठा के इस पर रखोगे तो आप देखोगे कि ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। तो इनैंशियोमर क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर कॉल्ड एनैंशियोमर, ये चीज़ होती है। चलो अब देखो दूसरी चीज़, रैसमिक मिक्सचर क्या होता है। देखो अब जैसे कि एक ये है, मान लो कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो मतलब पॉजिटिव और लीवो मतलब नेगेटिव। तो अगर आप यहाँ से 50% लेते हो, ये देखो ये इंडिपेंडेंटली ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, आप इसका 50% ले रहे हो और आप इसका भी 50% ले रहे हो, और दोनों को कंबाइन करके एक मिक्सचर तैयार कर रहे हो। अब ये जो मिक्सचर तैयार हो रहा है ना, इस मिक्सचर को अपन कहते हैं रैसमिक मिक्सचर। इस मिक्सचर को अपन क्या कहते हैं, रैसमिक मिक्सचर। ये चीज़, इस मिक्सचर को क्या कहते हैं, रैसमिक मिक्सचर, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारी क्वेश्चन नंबर 66 का जो ए पार्ट है उसमें। 67 का बी पार्ट देखिए, वाई इज़ क्लोरोबेंजीन रेसिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मैंने पहले भी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये देखो, ये हेलोजन जो है ना, ये रेसिस्टेंट क्यों है, एक तो इसका रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस की वजह से जो यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाएगा, और जिसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़, न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है, बेंजीन पर भी एक नेगेटिव चार्ज ही है, तो बेंजीन का नेगेटिव चार्ज इस न्यूक्लियोफाइल के नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक ही नहीं कर सकता। तीसरी चीज़ और सुनो, अगर ये चीज़ यहाँ पे ये ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ से अगर हेलोजन किसी तरीके से अगर निकल भी जाए, वैसे तो निकलेगा नहीं, अगर निकल भी जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज का आना मतलब ये sp हाइब्रिडाइजेशन, और sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब 180 डिग्री। और अब आप ही सोचो कि 180 डिग्री में कहाँ ये स्टेबल रह पाएगा। अगर कोई चीज़ इस तरीके से है और यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल है, और आप कह रहे हो कि इसको सर ऐसे कर दो, तो ये कतई पॉसिबल नहीं है। तो ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल नहीं, महा अनस्टेबल। इससे ज़्यादा अनस्टेबल कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला रिएक्शन नहीं हो पाता। ये 3-4 कारण आप दे सकते हो। उसके बाद इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इस बॉन्ड की लेंथ छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेकिंग जो है और मुश्किल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 67 था। क्वेश्चन नंबर बच्चों 68 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 68 में पहले वही SN1 का रिएक्शन पूछा, तो SN1 में आपको फिर से याद दिला दूं, टर्शरी का सबसे फास्टर रेट, देन सेकेंडरी, देन 1 डिग्री, इस तरीके से ऑर्डर होता है। और इस तरीके से देखिए जो चीज़ दे रखी है वो CS3 CBr और CS3 होल थ्राइस CI। अब आप देखिए ये भी टर्शरी एल्काइल ब्रोमाइड है और ये टर्शरी एल्काइल आयोडाइड है। तो जब डिग्री जब सेम हो जाए, तो मैंने बोला था कि हेलोजन को देखना है आपको। और देखो ब्रोमीन से अच्छा लिविंग ग्रुप होता है आयोडीन, इसलिए SN1 का रेट यहाँ पे फास्टर होगा, ठीक है। तो वाई पूछ रहा है तो सिंपल लिखेंगे कि बेटर लिविंग ग्रुप, आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप, राइट, आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप। तो ये चीज़ हो गई। एंड राइट द प्रोडक्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट में जो है प्रोडक्ट बोल रहा है। तो देखिए रिएक्शन है, रिएक्शन में देखिए क्या कह रहा है,
राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन और पैरा पे नाइट्रो, तो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद एक्वस NaOH, एक्वस NaOH के साथ में हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर 443 केल्विन। तो सिंपल सी बात है, ये देख रहे हो, ये आपको रिएक्शन है, डाउज प्रोसेस है, ये एकमात्र रिएक्शन है जहाँ पे आप Cl को हटा के OH लगा सकते हो, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे दूसरा वाला भी है, NO2 जो है वो और भी है। अगर यहाँ पे ये NO2 नहीं होता तो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है और भी ज़्यादा होता, 613 केल्विन, और उसके साथ में प्रेशर वगैरह भी होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये चीज़ बनेगा हमारा। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि वाई डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी आइसोमर ऑफ ब्यूटेन टू ऑल आर डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए एक चीज़ समझिए, आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज़ करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं ऐसे लिक्विड को अलग करने के लिए जिनमें जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होता है। कम कितना कम होता है? 15 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। और 15 डिग्री सेल्सियस से कम मतलब कितना कम? देखो 10 से भी कम हो जाए तो उसमें हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो बन रहा है ना ब्यूटेन टू ऑल के डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी आइसोमर, एक्चुअली जो एनेंशियोमेरिक पेयर होते हैं ना, एनेंशियोमेरिक पेयर में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस इतना कम होता है कि उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली देखो, अगर ये 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का अगर चेंज होता बॉइलिंग पॉइंट में, तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ कर लेते, ठीक है। नॉर्मल डिस्टिलेशन तो देखो 60-70 डिग्री सेल्सियस का गैप होता है तो नॉर्मल डिस्टिलेशन यूज़ होता है। 15 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि 15 से डिग्री से भी कम होता है, ठीक है। ये दो, इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये वाला, ये कायरल है, इसका दो फॉर्म ऑप्टिकल डेक्स्ट्रो और लीवो वाला। तो गैप इतना कम है, 15 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, इसीलिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाते। ये CBSE 2019 का क्वेश्चन पूछा गया ये। उसके बाद अब केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो आगे के क्वेश्चन के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।